नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। डे 37 है हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। टॉप 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं रोज़ सुबह 6 बजे। ये वीडियो आपको सप्ताह के 7 दिन रोज़ सुबह 6 बजे आता है और हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके ज़रिए। जो पहला सवाल हमारा है वो है कांग्रेस के बनने के पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में कह रहा है कि इनको आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजाना है। मतलब कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पहले बना था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बाद में बना था, उसी के अकॉर्डिंग आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और पूना सार्वजनिक सभा को, तीनों को अरेंज करना है। तो तीनों का पहले जो ईयर है वो देख लेते हैं। जो पहला है ये बनाया था दादा भाई नौरोजी जी ने 1866 में। जो बॉम्बे एसोसिएशन है ये बनाया गया था 1885 में। 3 लोग थे, बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। जो पूना सार्वजनिक सभा है ये बनाया गया था 1867 में। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके बाद बना पूना और इसके बाद बना बॉम्बे। तो 1, 3 एंड 2 पहला जो है वो करेक्ट आंसर है। इन तीनों के अलावा कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और भी थे, जैसे कि मद्रास महाजन सभा, ये बना था 1884 में। सुब्रमण्यम अय्यर, अनंत चार्लू, ये सब इसको फाउंड करने में आगे थे। दूसरा इंडिया लीग, ये शुरू हुआ था 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इनका मेन काम था जो लोग हैं उनमें नेशनलिज्म का जो सेंस है वो स्टिमुलेट करना, उनको पॉलिटिकली एजुकेट करना। जो एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है ये फाउंड किया गया था 1876 में। सूर्यनाथ बनर्जी और जो आनंद मोहन बोस थे उन्होंने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी 1866। बाकी के बारे में आपको पढ़ा ही दिया। तो पहला जो है वो करेक्ट आंसर है। जो मेन याद रखना पूना वाला, पूना याद रखना मेन, ईस्ट इंडिया याद रखना। ठीक है ना, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको बस याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो यूनियन टेरेटरी है उसके प्रशासन के बारे में। अनलाइक द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एडमिनिस्टर ऑफ अ यूटी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। देखो, सेंटर में कौन होता है? सेंटर में होते हैं प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। स्टेट में कौन होते हैं? गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। सेंटर का जो सारा डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। स्टेट में सारा डिसीजन गवर्नर के नाम पे लिया जाता है। जो यूनियन टेरेटरी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेसिडेंट ही करता है अपने एक एजेंट की सहायता से। ठीक है ना, वही एजेंट उस यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता। तो पहला आपका करेक्ट है। गवर्नर किसी राज्य का अगर वो बगल की यूनियन टेरेटरी को भी एडमिनिस्टर करता है तो यूनियन टेरेटरी के डिसीजन लेने में वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक राज्य है और उसके बगल में कोई यूटी है, तो इस स्टेट का गवर्नर अगर बगल वाले यूटी के बारे में डिसीजन लेगा तो इस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि ये मंत्रालय, ये मिनिस्टर इस स्टेट का है, न कि बगल वाले यूटी का। ही डज नॉट हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो आपका सेकेंड गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर यूनियन टेरेटरी ऑल्सो अप्लाइज टू एक्वायर्ड टेरेटरी। मान लो कि कुछ दिन के बाद पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान को हमने एक्वायर कर लिया, तो पाकिस्तान को की जो टेरिटरी है उस पर कैसे चलेगा प्रशासन? कोई प्रोविज़न तो हमारे यहाँ है नहीं, कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। यूटी के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया है वही प्रोविज़न उस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, जो टेरिटरी एक्वायर किया गया है उस पर सेम परमिशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड है वो करेक्ट है। 1 and 3 सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है? मतलब कि किस सेक्टर में केवल सरकार काम करेगी? एटॉमिक एनर्जी जनरेशन,
ये काम केवल सरकार ही कर सकती है। रेलवे ट्रांसपोर्ट ये केवल सरकार ही कर सकती है। हाँ, अभी कुछ टाइम से जो रेलवे है उसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई, जो दूसरे काम है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन, ये जो काम है ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये रिजर्व्ड नहीं है पब्लिक सर्विस के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो सेकंड गलत हो गया, 1 और 3 करेक्ट है, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके बारे में कह रहा है। स्टेट कैन नॉट स्पेंड पब्लिक मनी फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार पब्लिक मनी को यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए पहला करेक्ट है। स्टेट कैन इम्पोज फी टू कंट्रोल द सेकुलर एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे स्टेशन। देखो ध्यान से, टैक्स लेने से मना किया गया है, फी लेने से नहीं, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड भी सही है, स्टेट कैन इम्पोज फी टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। एक काम करना, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जा करके आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर पढ़ोगे आप जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में, माइनॉरिटीज़ कितने तरह की होती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो धार्मिक माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे, उनको कौन से राइट दिए गए हैं वो भी पढ़ना। तो आपको दे रहा हूँ मैं आज 2 काम। पहला, आर्टिकल 29 पढ़ डालो, आर्टिकल 30 पढ़ डालो। लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो खोलना, वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो निकालना, उसमें ही 2 आर्टिकल दिए गए हैं, उसको बस पढ़ डालो। इतना काम करो आज। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का जो संविधान सभा था उसमें मेंबर कहाँ से आए थे। संविधान सभा में मेंबर आए थे 2 जगह से। पहला था प्रोविंसेस, दूसरा था प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जैसे कि आपका जो बंगाल है, बिहार है, यूनाइटेड प्रोविंस है, पंजाब है, ये सब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ठीक है ना, प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। मगर जो रजवाड़े थे, जैसे कि राजपूताना, ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, ये सब प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट में से लोग नॉमिनेट होकर आए थे, वहाँ के राजाओं ने नॉमिनेट करके भेजा था। मगर प्रोविंस का जो काउंसिल है, प्रोविंस का जो लेजिस्लेचर है, वहाँ के लोगों ने अपने में से लोगों को चुन के भेजा था। दे वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, तो जो असेंबली में लोग थे वो या तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे या तो नॉमिनेटेड थे। जनता ने उसको डायरेक्टली नहीं चुना था। पहला गलत हो गया, 2 और 3 करेक्ट है, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी आज की। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।